तो आइए अगले पार्ट के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, आप देख लीजिए। ठीक है, पार्ट 3 अपलोड हो रहा है, लास्ट है, इसमें हम सारा डिस्कशन आज ख़त्म कर लेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि हम 5 से 6 दिन में 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है प्री का वो देख लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, मैं इस कमिटमेंट पे खरा उतरूँ। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 101 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? यही पूछ रहा है, नहीं है, नहीं है पे भी याद रखिएगा। ये पूछ रहा है कि क्या शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। सी, ग्रामीण खेल। ग्रामीण खेल जो है 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची जो 11th शेड्यूल है वो पंचायतों यानी गांव की सरकार को काम करने के लिए 29 विषय पर काम सौंपती है। इनमें क्या है? पुस्तकालय है, ईंधन चारा और तकनीकी जो टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग होती है, ऐसे ज़रूरी काम को शामिल किया गया है। लेकिन ग्रामीण खेल नाम का कोई भी अलग या स्वतंत्र विषय इस लिस्ट में शामिल नहीं है। समझ में आ गया? चलिए 102 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? ठीक, पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन, तो आंसर बताइए। सही आंसर है ई। ठीक है, अब कैसे वो देखते हैं। बजट के दौरान सरकार के अलग अलग मंत्रालय को खर्चा चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, जिसे अनुदान की मांगे कहते हैं, यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कहते हैं। साल 2022 से 23 के बजट में जो है, जिस समय का ये पेपर है, उस समय जो है कुल 102 अनुदान की मांगे पेश की गई थी। तो याद रखिएगा, अगर इस साल भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप देखेंगे इसको, ठीक है, पॉलिटी से रिलेट करके। चूँकि 102 जो है किसी भी विकल्प में नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, चलिए 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था बताइए जल्दी से। आंसर है ए, 1953, 1953 में। गांव के विकास और वहां के लोगों की मदद के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की थी। इसका मुख्य काम क्या था? खेती और बुनियादी जो सुविधा होती है उसको बेहतर बनाने के लिए सरकारी योजनाओं को सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाना। ठीक, चलिए 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 104 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? नहीं चुने जाते हैं, तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा? डी, उद्योगपति। ठीक, देखिए जैसे देश में राज्यसभा होती है वैसे ही कुछ राज्यों में क्या होता है? विधान परिषद होता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसके सदस्यों को चुनने का एक खास नियम है। कुछ सदस्यों को वार्ड पार्षद यानी मुखिया चुनते हैं, तो कुछ को कम से कम जो है 3 साल पुराने ग्रेजुएट स्नातक चुने, मतलब जो किए हुए होते हैं वो चुनते हैं, और कुछ को जो है सरकारी स्कूल के टीचर्स चुनते हैं। लेकिन उद्योगपति यानी बिजनेसमैन के लिए इसमें से अलग से कोई कोटा नहीं है, चुनाव की श्रेणी में तय नहीं किया गया है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली यानी स्प्लिट सिस्टम किससे संबंधित है? बताइए। सही उत्तर है सी, नीति। ठीक है, नीति कार्यान्वयन। ठीक, अब बिहार लोक सेवा जो आयोग है यानी बीपीएससी की जो है फाइनल आंसर जब आया तो उसमें यही है। ठीक है, सी को फाइनल आंसर माना गया था, इस पे डिस्प्यूट था। ठीक, चलिए तो भारत सरकार के काम करने के तरीके में एक बंटवारा होता है, जिसमें सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय का काम जो है सिर्फ नीतियां और कानून बनाना है, पॉलिसी फॉर्मेशन करना है। ठीक, जबकि अलग अलग जो डायरेक्टरेट होते हैं, एजेंसियां होती हैं, उन नीतियों को क्या करते हैं? ज़मीन पे लागू करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो इसी ऊंचे स्तर पर योजना बनाने और उसे नीचे लागू करने का जो अलग अलग सिस्टम होता है उसी को स्प्लिट सिस्टम कहते हैं, यानी विभाजन प्रणाली कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 106 नंबर, वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए पर्यायोजित शक्ति संबंधित है? तो बताइए।
प्रत्यायोजित। आंसर है बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। ठीक, तो संसद का मुख्य काम क्या है? कानून बनाना, लेकिन समय की कमी के कारण संसद सिर्फ मोटा मोटा ढांचा बना देती है और बारीकियां तय करने का काम जो है सरकारी अफसरों यानी कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। अफसर क्या करते हैं? अफसर लोग जो है इस ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें और सही नियम बनाए, इस पर नजर रखने वाली जो है संसद की खास कमेटी होती है। इसी को कहते हैं अधीनस्थ विधान पर समिति। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है बताइए? ए, मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। ठीक, यह अनुच्छेद कानूनी लड़ाइयों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 300 यह साफ करता है कि अगर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार पर कोई कानूनी केस करना हो या सरकार को किसी नागरिक पर केस करना हो तो वह किस नाम से और कैसे किया जाएगा, यानी यह सरकार की कानूनी हैसियत को तय करता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में न्यायिक प्रणाली, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम किस पर आधारित है? तो यह आधारित है ई। कैसे? देखते हैं। देखिए, भारत की जो अदालत है, कोर्ट सिस्टम है, वह संविधान ठीक को तो सबसे ऊपर मानती ही है, साथ ही कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि ऑप्शन ए संविधान और ऑप्शन डी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक, इसका भी पालन करती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद कानून की उचित प्रक्रिया को भी मानती है। चूंकि भारत की न्याय प्रणाली एक से अधिक मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है, इसलिए इसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? ई। समझ में आ गया? चलिए 109 कहता है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था बताइए? सी, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल होता है, वैसे ही राज्यों में जो है राज्यों के मंत्रियों और अफसरों पर नजर रखने के लिए क्या होता है? लोकायुक्त होता है। ठीक, तो इस भ्रष्टाचार विरोधी कानून को पास करके अपने राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो है महाराष्ट्र। ठीक, ये 1971 में उड़ीसा ने कानून पहले पास किया था, लेकिन लागू जो किया वो किया महाराष्ट्र ने पहले। तो लागू करने वाला महाराष्ट्र है, लेकिन कानून पास करने वाला कौन है? उड़ीसा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, कैसे पता चलेगा? रहे होंगे न्यूज में। तो एएस आनंद जो थे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, बी। ठीक है, तो जस्टिस आदर्श सेन आनंद इनका पूरा नाम है। देश के एक बहुत ही सम्मानित जज थे। वे साल 1998 से लेकर 2001 तक यानी 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के पद पर तैनात थे। इसके बाद वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भी अध्यक्ष रहे थे। ठीक, चलिए 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? ठीक, बताइए। आंसर है बी, सुदीप्तो मुंडले। ठीक, 15वें वित्त आयोग यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो एनके सिंह हैं, जो यह तय करता है कि केंद्र सरकार टैक्स के पैसों को राज्यों के बीच कैसे बांटेगी। ठीक, इस आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में अजय नारायण झा, अशोक कुमार लाहिरी और अंशकालिक सदस्य के रूप में रमेश चंद्र शामिल थे। सुदीप्तो मुंडले इसके सदस्य नहीं थे, वो 14वें वित्त आयोग के सदस्य थे। ठीक, चलिए तो 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने, ठीक, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की यानी
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको, ठीक है, एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है, डैश कर दिया है, ठीक है। तो कितना कर दिया है, सी 74% तक कर दिया है, ठीक है। केंद्रीय बजट जो 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी भी हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया था इंश्योरेंस यानी बीमा कंपनियों में विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए, देश में ज़्यादा पैसा लाने के लिए डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई की लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया था, ठीक है। इसका मतलब विदेशी कंपनियां जो है भारतीय बीमा कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी रख सकती है। तो वहीं 113 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। तो याद रखिए, देखिए केंद्रीय बजट पूछ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या डिसीजन लिया, क्या किधर किया, तो डिफ़िकल्टी लेवल आप देख रहे हैं। तो इस साल का भी जो बजट है, केंद्रीय बजट या सर्वे है, वो सब भी अच्छे से आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसमें से एक एक डेटा निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए पूछ रहा है ना, तो इसका सिर्फ हम लोग आंसर जान लेते हैं, ठीक है। सही उत्तर है डी 6.8%। अब 114 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, सही उत्तर है प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। देखिए किसी भी देश की तरक्की जो होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो कैसे होगा, सिर्फ इस बात से नहीं मापा जा सकता है कि देश ने कुल कितना रुपए कमाया, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि महंगाई को हटाकर देश के हर एक आम इंसान की जेब में औसतन यानी एवरेज कितना पैसा बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कितनी। जब देश के हर नागरिक की आय बढ़ेगी तभी असली विकास माना जाएगा, ठीक है। अब 115 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है, बताइए। 2020-21 से लेके 2025-26, ठीक है, लागू कर देना है। स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए था। इसके बाद सरकार ने इसका दूसरा चरण फेज 2 शुरू किया, जिसका लक्ष्य गांव में ठोस और तरल कचरे का सही मैनेजमेंट करना यानी कि ODF प्लस बनाना। इस मिशन की समय अवधि क्या थी, साल 2020-21 से लेकर 25-26 तय की गई थी, ठीक है। तो 116 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है बताइए। सही उत्तर है डी, लेकिन बीपीएससी ने दिया था ई अपने आंसर शीट में, ठीक। अब क्यों डी है देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, NDC कहते हैं, देश के विकास की योजनाओं को मंजूरी देने वाला एक बड़ा संस्था है। इसमें प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के सदस्य सचिव शामिल होते हैं। भारत के वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष का इस काउंसिल से कोई सीधा लेना देना नहीं होता है, इसीलिए वे इसका हिस्सा नहीं होते। समझ में आ गया। तो नीति आयोग के सचिव, समझ गए, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष तो नहीं होते, ठीक है। तो क्या है इसमें क्वेश्चन, क्या था कि इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, यही था क्वेश्चन। तो डी जो है नहीं, पर बीपीएससी ने ई आंसर दिया था, सोचिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन, और 117 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए। अब मिलाइए आराम से, अब मुझको बताइए कि आंसर कौन सा है। सरकारिया आयोग पूछा गया है ए में, सी रंगराजन समिति, पारेख समिति, नरसिंह समिति, यानी इन समितियों का किससे लेना देना है। तो किस लिए ये समिति बनाई गई थी, तो गरीबी की माप के कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, केंद्र राज्य संबंध या बैंकिंग क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी ए का 3, यानी सरकारिया समिति जो है केंद्र राज्य संबंध के लिए था, बी का 1, तो सी रंगराजन समिति गरीबी की माप के लिए था, ठीक है, कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, और सी का है 2, यानी पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए था, और डी नरसिंह समिति जो था वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। तो इसका नोट्स भी बना लेंगे आप, अक्सर पूछता है।
118 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। अब विचार करिए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में से सही आरोही क्रम में आपको बताना है। तो आरोही क्रम में क्या होगा आंसर? आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। समझ गए? यानी कि सबसे कम उत्पादन करने वाला राज्य से शुरू करना है और सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य की तरफ जाना है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल जो है पश्चिम बंगाल में होता है नंबर 1 पे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2, फिर पंजाब में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। समझ में आ गया? चलिए, इसलिए विकल्प डी है। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में है और बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। तो कथन है कि वित्त आयोग संबंधित निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो इस पे आपको विचार करना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यही बताना है। ठीक है, तो सही है सी, 2 और 3। ठीक, अब 120 पे आते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये भी इतना पूछता है। ठीक, तो कथन क्या है? कथन है कि आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है। BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। BNI में 6 आयाम होते हैं। यानी कोई भी चीज़ आपको इतनी गहराई से समझना होगा तब जाके इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आंसर क्या है? ए, केवल 1 और 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 121 नंबर क्वेश्चन, और 121 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। ठीक, तो इसका आंसर है कृषि विकास बैंक। तो बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और गांवों के विकास के लिए विशेष रूप से कृषि विकास बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इन बैंकों का मुख्य काम क्या होगा? किसानों को खेती, नए स्टार्टअप, डेयरी और पोल्ट्री जैसे ग्रामीण बिजनेस शुरू करने के लिए आसानी से लोन यानी कर्ज उपलब्ध कराना। ठीक, 122 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI का मान क्या था? बता दीजिए। इसमें सिर्फ आंसर जान लीजिए। ठीक है, बाकी उतना है नहीं। सही उत्तर जो है उसका ए है। ठीक, लेकिन BPSC ने कहा था कि डी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट किस प्रकार अनुमानित है? तो देखिए, फिस्कल डिफिसिट पे भी पूछता है। ये डेटा बहुत पूछता है, कितना करोड़, क्या समझ रहे हैं? तो एकदम अच्छे से बिहार का भी आप पढ़ लेना है। ठीक है, सर्वे और जो भी बजट वगैरह अच्छे से, आर्थिक सर्वे तो बढ़िया से पढ़ना है। तो इसका आंसर है डी, 22,543 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, और ये कहता है कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? इसका आंसर सिर्फ जान लीजिए। ठीक है, आंसर है ई। अब क्यों है थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार सरकार के डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6ठी, ठीक है, यानी 6 से लेकर ऊपर की जो सभी कक्षाएं के विद्यार्थी होंगे उनको कंप्यूटर शिक्षा और ट्रेनिंग देने का नियम बनाया गया है। चूँकि इसमें विकल्प BCD तीनों ही के इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो इसलिए एक से अधिक विकल्प वाला जो है वही सही होगा, ई। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से लेकर 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल, डिविजिबल पूल जिसको कहते हैं, बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? ए, 4.12%। ठीक, तो केंद्र सरकार पूरे देश में जो टैक्स वसूलती है उसका एक बड़ा हिस्सा राज्यों में बांटा जाता है। 15वें वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन
कि नए फार्मूले के अनुसार केंद्र के कुल बांटे जाने वाले टैक्स के पैसों में 4.12% जो हिस्सा है वो अकेले बिहार राज्य को मिलेगा। सभी राज्यों की लिस्ट में हिस्सेदारी के मामले में बिहार देश में दूसरे नंबर पर आता है, पहले पर उत्तर प्रदेश। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है हिस्ट्री से कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, ठीक है, 1913 में। तो भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए अमेरिका और कनाडा में रहने वाले जो भारतीय थे, मुख्य रूप से पंजाबी, उन्होंने मिलकर 1913 में जो है गदर पार्टी बनाई थी। इसकी स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी और लाला हरदयाल जो थे इसके मुख्य मार्गदर्शक थे, ठीक। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये भी बहुत आसान है, बता सकते हैं आप, डी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। साल 1905 में पुणे में महाराष्ट्र में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका मकसद था ऐसे नौजवानों को तैयार करना जो देश की सेवा के लिए अपनी जीवन समर्पित कर सकें और सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाएं, ठीक। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक थे लाला लाजपत राय, सी। तो शेरे पंजाब के नाम से ये मशहूर हैं, ठीक है। महान स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं लाला लाजपत राय ने ये किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने अंग्रेजों के उस झूठे प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया था जिसमें वह कहते थे कि भारतीय लोग पिछड़े हैं और खुद का शासन नहीं चला सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन वो कहता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया। तो BR अम्बेडकर ने लिया था, ठीक है, सी हो जाएगा। तो लंदन में अंग्रेजों ने भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए 3 बार 1930, 1931, 1932 में गोलमेज बैठकें बुलाई थी। कांग्रेस और महात्मा गांधी ने केवल 2 जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें हिस्सा लिया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे थे जो दलितों और शोषित वर्ग की आवाज़ उठाने का काम कर रहे थे उस समय, तो उन्होंने तीनों सम्मेलन में हिस्सा लिया था, ठीक। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि ईसा सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इनके साथ कौन कौन थे, इनके साथ थे आनंद मोहन बोस, ठीक है, सह-संस्थापक। अगर आनंद मोहन बोस यहाँ पे होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक से ज़्यादा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, लेकिन सिर्फ सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पे है, तो ए होगा आंसर, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी बनने से पहले, उससे पहले देश में पढ़े लिखे भारतीयों को एकजुट करने के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन बनाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना था और सिविल सर्विसेज परीक्षा में भारतीयों के हक के लिए लड़ना था, ठीक है। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया, बताइए। अपने देश में नहीं जोड़ा गया, 3 और जगह है, बताइए। जापान तो बहुत बाद में गए, इटली भी छांट ही सकते हैं, जर्मनी, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद मांगने के लिए जर्मनी गए थे, ठीक है, हिटलर के पास, तो वहाँ उन्होंने फ्री इंडियन लीजन, ठीक है, फ्री इंडिया लीजन नाम की सेना बनाई थी। वहीं पर भारतीय सैनिकों और जर्मन अधिकारियों ने उनके चमत्कारी नेतृत्व को देखकर उन्हें सबसे पहले आदर से नेताजी कहना शुरू किया था, ठीक है। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चटगांव शास्त्रागार धावे से कौन संबंधित है। सूर्यसेन, डी, ठीक। साल 1930 में बंगाल के चटगांव, अब बांग्लादेश में है, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के हथियारों के गोदाम पर धावा बोल दिया और उसको लूट लिया। इस जाबाज मिशन के मास्टरमाइंड एक स्कूल टीचर थे जिन्हें लोग प्यार से मास्टर दा कहते थे, यानी सूर्यसेन, ठीक। 133 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख, बताइए किस विद्रोह का।
ए सन्यासी, बहुत ही हल्का है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम तो आपको ये याद रहना चाहिए। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो हमारी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी इसी मशहूर उपन्यास में आनंद मठ में ही, ठीक है, लिखे थे, वहीं से लिया गया है। ये पूरी किताब जो है 18वीं सदी के अंत में बंगाल में अंग्रेजों और भुखमरी के खिलाफ जो साधु संतों और किसानों द्वारा लड़े गए ऐतिहासिक सन्यासी विद्रोह था, उसी की पृष्ठभूमि पे लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 134 नंबर क्वेश्चन, और वो कहता है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। आपको पता था कौन सी घटना सबसे पहले हुई? चलिए घटना पे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ, अगस्त में। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? मार्च 1942 में, यानी उससे पहले। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड लेवल का आगमन कब हुआ? 1943 में, यानी इन दोनों के बाद। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 1946 में। तो सबसे पहले कौन होगा? क्रिप्स, फिर भारत छोड़ो, फिर सी, फिर डी। समझ में आ गया? तो सही उत्तर क्या है? बी। ठीक है। अब 135 नंबर क्वेश्चन। 135 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अब लाहौर की बात है। लाहौर सबसे ज्यादा प्यारा किनको था पता है? जवाहरलाल नेहरू को। बहुत अफसोस हुआ जब पार्टीशन हुआ था। खैर, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वही इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है, 1929 में। तो इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था, क्योंकि इसी में कांग्रेस ने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह आज़ादी की मांग का प्रस्ताव पास किया था। रावी नदी के तट पर हुए इस ऐतिहासिक स्तर की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन। 136 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, तो राम मनोहर लोहिया नहीं थे, ठीक है, डी। बाकी सब थे, जेवी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, वो तो बुलाए ही थे, राजेंद्र प्रसाद भी वहीं थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसका फैक्ट देख लें 136 का। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया, वहाँ जेवी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी का पूरा साथ दिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उस समय बहुत छोटे थे और वे आधुनिक जो भारत के समाजवादी दौर यानी मुख्यतः 1930 से 40 का दौर है उस समय नेता थे, इसीलिए 1917 के इस आंदोलन में वो नहीं थे। तो 137 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? जगदीशपुर। सबको बताएंगे मत बहुत बार। तो 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व करने वाले वीर कुंवर सिंह भोजपुर जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे। उन्होंने 80 वर्ष की बूढ़ी उम्र में भी अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए थे, ठीक है, बाद में घायल होकर मर गए थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? हजारीबाग जेल में कौन थे पता है? भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही, यानी कि 1942 की, और उस समय जो है ये युवा थे, जयप्रकाश नारायण। और एक क्वेश्चन और पूछा था, पता है क्या पूछा था? कि जिस समय भागे थे उस समय होली थी कि दिवाली थी? तो आप लोग थोड़ा सा जो है इस पे भी ध्यान दीजिएगा। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था। दिवाली की रात था का फायदा उठाकर जयप्रकाश नारायण यानी जेपी अपने साथियों के साथ जो है हजारीबाग जेल की दीवार लांघकर भाग निकले थे और भूमिगत यानी अंडरग्राउंड होकर आंदोलन चलाए थे, ठीक है, नेपाल की तराई से। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बता दीजिए। बहुत ही फेमस है, चित्तरंजन दास, ठीक है। दिल्ली में एक जगह ही है चित्तरंजन। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं फैक्ट। तो बिहार के गया में साल 1922 में जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास यानी CR दास इनको कहते हैं, ठीक है। CR पार्क भी है यहाँ दिल्ली में, बहुत फेमस है, बहुत वहाँ पे बंगाली व्यंजन मिलते हैं खाने के लिए, मिठाई उठाई। तो अगर आप
बंगाल के इन सब चीज़ों को मिस करते हैं दिल्ली के अंदर, तो CR पार्क जा सकते हैं। खैर, तो इनका नाम था देशबंधु चित्तरंजन दास, याद रखिएगा, इनकी अध्यक्षता थी। ठीक है, 1922 का जो गया अधिवेशन था। इसी अधिवेशन के बाद विचारों में मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, 1923 में। स्वराज पार्टी कब बनी? 23 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, और यह है कि ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम जो सरकार थी, ठीक है, बिना इलेक्शन के, यानी थोड़ी देर के लिए, तो सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उनके पास जो विभाग था वो था डी, खाद्य एवं कृषि। ठीक है, आज़ादी से ठीक पहले 1946 में जो अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसमें बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री यानी फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया था। बाद में वो देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, अब पता ही होगा। तो 140 क्वेश्चन पूरे हो गए। 67 या जो हमारा BPSC प्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। 10 क्वेश्चन और हैं इसमें जो कि मैथ्स के क्वेश्चन है, आप देखेंगे। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे अपने से इसलिए देख लेंगे क्योंकि अलग अलग स्टाइल होते हैं लोगों के बनाने के लिए, और ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं सकता, बता दूंगा, लेकिन टाइम टेकिंग है, इसलिए खुद से देख लेंगे। 10 ही क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो डिस्कशन होता है पूरा। इसी के साथ हम लोग 68 अब 68वीं का देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। धन्यवाद, मिलते हैं।